नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। झारखंड में आज नोटों के बंडल निकल रहे हैं। नोटों की इतनी गड्डियां मिली हैं, इतनी गड्डियां कि कोई देख ले तो हैरान रह जाए। रांची में ईडी के एक्शन की गूंज दिल्ली से लेकर झारखंड समेत देश भर के इलाकों में सुनाई दे रही है। आपको इस कैश कांड से जुड़ा हर पहलू हम इस बुलेटिन में बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैश कांड को लेकर क्या कहा है, यह भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस कैश कांड से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट बता देते हैं। अब तक रांची में मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के पास घर से 30 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। नोट गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं। लगातार नोटों की गिनती जारी है। कर के अलावा पीएस संजीव लाल के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर पर भी 3 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ईडी ग्रामीण विकास विभाग में पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। इससे पहले विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र को अरेस्ट किया गया, जिसके पास से करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली। आज फिर ईडी ने इस मामले में एक्शन लिया है, जिसके बाद नोटों की गिनती जारी है। झारखंड के जिस मंत्री के पीएस के नौकर के घर कैश मिला है, उस आलमगीर आलम ने इस कैश कांड को लेकर क्या सफाई दी है, आइए सबसे पहले वो सुनवाते हैं। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है। और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए, मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि वो मेरा निजी सचिव है, सरकारी नौकर है, अनुभव के आधार पर रखा गया था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और अब इस पर ज्यादा चर्चा के लिए अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अतुल, जो ईडी ने छापेमारी की है, इसमें भूमिका किसकी है? क्या सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी है जो सिर्फ रिश्वत लेता था, जिस तरह का इशारा मंत्री ने किया है, या इसकी आंच मंत्री तक भी जाएगी? देखिए पवन, निश्चित रूप से मंत्री तक भी ये आंच जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने आज जहांगीर आलम के घर से ये कैश बरामद किया है, अभी का अपडेट ये है कि अभी भी काउंटिंग चल रही है। क्योंकि जिस तरीके सुबह जब ईडी की टीम जहांगीर आलम के घर पर पहुंची थी तो वहां पर काफी भारी संख्या में कैश वहां से बरामद हुआ था, जिसको गिनना हाथों से मुमकिन नहीं था। यही कारण था कि बैंक खुलने का वेट किया गया जो आसपास के बैंक थे, और उसके बाद ईडी की रिक्वेस्ट पर वहां बैंक से जो है वो नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई थी, जिससे ये नोट जो है वो गिने जा रहे हैं। नोटों का अंबार आप देख सकते हैं, इनको गिनने में टाइम लगेगा। ईडी का कहना है कि अभी काउंटिंग लगातार चल रही है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है 25 से 30 करोड़ रुपया ईडी अब तक इसको गिन चुकी है। लेकिन ये काउंटिंग जो है वो लगातार 2-3 बार उसको क्रॉस चेक किया जाता है। यही कारण है कि इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि काफी भारी संख्या में ये कैश जो है वो हो सकता है। और जहां तक ये बात करें, क्योंकि जहांगीर आलम जिस तरीके से जो मंत्री हैं उनके पीएस का नौकर है, उसके घर पे ये पूरा कैश आया है। और ये पूरा जो मामला है वो जो सड़कों के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ग्रामीण इलाकों में, उसमें ये कमीशन के रूप में ईडी इसको देख रही है। पहले क्योंकि 1 साल से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लगातार ईडी इसकी इंक्वायरी कर रही थी। और ईडी के जो सोर्सेज हैं उनको ये पता लगा था सोर्सेज के हवाले से कि जो जहांगीर आलम है उसके घर पर बड़ी संख्या में कैश है, और ये कैश जो है वो कमीशन का है। सड़कें जो ग्रामीण इलाकों में बनाई जाती थी उसका ये मोटा कमीशन है। तो ये जो कमीशन है ये 1% से लेकर 5% तक होता था। निश्चित रूप से मंत्री जी जो है उनको भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी, जो पीएस है उसको पूछताछ के लिए बुलाएगी। ईडी की टीम जो है वो पीएस के घर पर भी मौजूद है। और मुन्ना सिंह एक बिल्डर है, वहां से भी कैश ईडी ने बरामद किया है, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी जो ये कैश की रिकवरी है उसकी काउंटिंग यहाँ पर लगातार चल रही है। लेकिन पवन, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईडी ने जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था तो बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा
लिखा था, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की गई। खास बात यह है कि वो जो सीक्रेट लेटर ईडी ने लिखा था चीफ सेक्रेटरी को, वो भी ईडी ने इन रेड्स के अंदर बरामद किया है, जिससे ये पता लगता है कि किस तरीके से बड़े लेवल पे ये पूरा जो करप्शन का जो मामला है वो चल रहा था। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग के कई डॉक्यूमेंट जो है वो ईडी ने वहां से रिकवर किए हैं, जिनमें किन कैंडिडेट्स को कहां लगाना है, वीडियो है, कई लोग हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कहां करनी है, इस बात के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ईडी ने रिकवर किए हैं। तो पूरा ये जो घोटाला है, निश्चित रूप से मंत्री जो है उनको भी ईडी अब पूछताछ के लिए बुलाएगी। काउंटिंग अभी चल रही है और जो कैश है वो अभी काफी भारी संख्या में, जिसकी लगातार गिनती जो है वो नोट गिनने की मशीन से की जा रही है। जी पवन। तो कुल मिलाकर मंत्री ग्रामीण विकास के थे, सड़क बनती थी, कमीशन मिलता था, इस दायरे को लेकर ईडी जांच कर रही है और आंच मंत्री तक भी पहुंचेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस जानकारी के लिए। झारखंड कैश कांड पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी बोले। प्रधानमंत्री मोदी ने नोटों के पहाड़ को मिलने को लेकर विपक्ष पर करारा अटैक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। मोदी ने कहा कि मैं जब विपक्ष की लूट बंद करता हूं तो ये मुझे गाली देते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो घोटाला करेगा वो जेल जाएगा। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? एक तरफ झारखंड में नोटों के बंडल को लेकर संग्राम छिड़ा है तो विपक्ष घिरता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता के बयान पर जबरदस्त सियासी बवाल है। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जवानों की शहादत को लेकर बेतुका बयान दिया है। चन्नी ने कहा है कि पुंछ का आतंकी हमला बीजेपी का चुनाव से पहले का स्टंट है। इस तरह के हमले पूर्व नियोजित हैं और बीजेपी की चुनावी सभाओं को मजबूत करने के लिए इन्हें अंजाम दिया गया है। शनिवार को पुंछ के सुरनकोट इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों ने सामने से एयरफोर्स की 2 गाड़ियों पर 30 राउंड से ज्यादा फायर किए। इस हमले में एक जवान विक्की पहाड़े शहीद हो गए और 4 अन्य जवान घायल हो गए। लेकिन पूर्व सीएम चन्नी ने शहादत को नमन करने की बजाय आतंकी हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। आतंकी हमले पर चन्नी ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने सेना को मजबूत करने की बजाय 10 साल तक दलाली की। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह कांग्रेस की खूनी मानसिकता है। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं और पार्टी की टिकट देते हैं। कांग्रेस ने जो देश का साथ अन्याय किया है वो देश कभी भूलेगा नहीं। हजारों किलोमीटर जमीन एक्साइचिन एरिया से लेकर लद्दाख के बाकी हिस्सों पे
कांग्रेस के समय गई। पाक अधिकृत कश्मीर कांग्रेस के समय बना। कच्चा थीवू आइलैंड कांग्रेस ने दे दिया श्रीलंका को। देश सवाल पूछता है कि कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी कि इन विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने जरूरी था। कांग्रेस की घटिया मानसिकता देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब के कांग्रेस के आज जलंधर से लोकसभा के कैंडिडेट हैं। वो ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं, इसको नटंकी बताते हैं, इसको ड्रामा बताते हैं। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, ये है गांधी परिवार का असली चेहरा। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के खून के अंदर ये घटियापंथी है। कांग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है। ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। वहीं आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने भी आतंकी हमलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी चुनाव आते हैं, पुलवामा और आतंकवादी हमले होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के कारण हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। शहीद हो जाते हैं। अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता विजय वडेट्टीवार मुंबई में हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे की मौत को लेकर एक बार फिर विवादित बयान देते हुए नजर आए। विजय वडेट्टीवार हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं कि हेमंत करकरे की हत्या आतंकी कसाब की गोली से नहीं हुई, बल्कि उनको आरएसएस के समर्थित एक पुलिस वाले ने गोली मारी थी। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतोय। विजय वडेट्टीवार के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने इस मामले में चुनाव आयोग में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। में कांग्रेस वाले ने जो बात कही है वो बहुत ही शर्मनाक है। एक पुरानी एक किताब किसी मुस्लिम समाज या किसी उर्दू लैंग्वेज में शायद लिखी गई थी कि हेमंत करकरे की हत्या में आरएसएस का हाथ है। वो सरासर गलत बात थी। उसका उद्घाटन करने के लिए, पुस्तक का विमोचन करने के लिए स्वयं दिग्विजय सिंह गए थे। बड़ी उनकी छीछा लेदर हुई थी। उसके बाद वो बात कहना ही बंद कर दिए। शायद उन्हीं दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लेकर के वडेट्टीवार जी ये बकवास कर रहे हैं। पर यह डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर कोई भी कुछ भी बोल सकता है और उसके बाद में माफी मांग के निकल भी सकता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मैंने आज इनके खिलाफ में इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है कि इनको इलेक्शन कैंपेन से तुरंत रोका जाए, और कल तक उन्होंने यदि माफी नहीं मांगी तो मैं जाकर पुलिस कमिश्नर के पास में उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराऊंगा। और ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र के अंदर किसी को घूमने नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर राजनीति का बहुत डाउनफॉल हुआ है, पर डाउनफॉल का ये लोएस्ट पॉइंट विजय वडेट्टीवार का स्टेटमेंट है। वहीं उज्ज्वल निगम ने कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में उज्ज्वल निगम ने कहा कि विजय वडेट्टीवार के सभी आरोप झूठे हैं। कसाब ने कोर्ट में खुद कबूल किया था कि हेमंत करकरे उसी की गोली से शहीद हुए थे। कसाब को लेकर कांग्रेस के वडेट्टीवार जो है आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, आपने झूठा बयान दिया कि कसाब ने बिरयानी खाई थी। क्या कहना है? देखिए, ये तो मैंने नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की है। आप लोगों ने चलाया टीवी पे। किसने चलाया? आपने ही तो चलाया। जाके कसाब से पूछ लो किसने चला है। अभी तो कसाब नहीं है ना, लेकिन आप कुछ भी मुद्दे को सियासी। अच्छा, कसाब ने मटन बिरयानी दी क्या नहीं दी, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको इसलिए फर्क गिर रहा है क्योंकि जैसे ही मैंने मेरी उम्मीदवारी जाहिर हो गई, उस वक्त आपको भाजपा के खिलाफ कुछ कहना था, बोलना था, इसलिए आप मुझे टारगेट करें। लेकिन भाई साहब, ये बात ख्याल में रखिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती।
ताली दो हाथ से बजती है। अगर कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की क्या नहीं की, इसके बारे में आप साबित कर दो क्या है। जी, उन्होंने दूसरा और एक आरोप लगाया कि हेमंत करकरे साहब को जो गोली लगी थी वो आतंकियों की बंदूक से नहीं लगी थी, वो किसी अधिकारी की गोली से लगी थी। इस बात को भी आपने छुपाया, आपने देशद्रोह किया, ऐसा उनका एक आरोप था। आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी किताबों में आपने खुलासा किया, लेकिन आप चुनाव मैदान में उतरे इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। किसका किताब? मैंने किताब कभी लिखी नहीं है। नहीं, मैंने तो किताब नहीं लिखी है। लेकिन देखिए, विपक्ष में हलचल मच गई है, उनके तंबू में घबराहट हो गई है, क्योंकि जैसे मेरी उम्मीदवारी जाहिर हो गई तो विपक्ष ने अनाप शनाप ये आरोप करने शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए कि इस आरोप से पाकिस्तान को आपकी मदद मिल रही है। अरे भाई, कोर्ट में ये प्रूव हो गया है कि हमारे शहीद हुए करकरे जी, कामटे जी और साड़सकर जी, ये अबू इस्माइल और कसाब ने जो फायरिंग की उसमें उनकी जान चली गई। और ये कसाब ने भी खुद बात अपने इकबाली बयान में किया। क्या कसाब झूठा था?